बहुत पुरानी बात है। एक गांव में चार मित्र थे। चारों भीषण गरीब, भीख मांगकर किसी तरह जीवन गुजारते। रोज चारों भीख मांगने निकल जाते। जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा। क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो देंगे उससे निश्चय ही हमारे जीवन में कोई कमी न रह पाएगी। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भद्रता पूर्वक ठीक ठीक बात करनी पड़ेगी। परंतु वे तो गंवार थे। जो बोलना चाहिए वह ना बोल कुछ, और बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का दिलवाकर बाहर निकाल देंगे। राजा से क्या बोला जाए, यह सोचते सोचते चारों राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोद कर बिल बना रहा है। उसे देखकर एक मित्र चिल्लाया, पा गया पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूंगा, यह समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलोगे राजा को? उसने कहा, राजा को कहूंगा, देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का हल तो नहीं हुआ। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेढक जोर से उछला। यह देखते ही दूसरा मित्र चिल्लाकर बोला, मिल गया मिल गया। राजा को क्या बोलूंगा, मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलोगे? उसने कहा, बैठ गया है धपाधप। दो मित्रों की समस्या दूर हो गई। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यानपूर्वक रास्ते के दोनों तरफ देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक सुअर पर पड़ी। वह कीचड़ में लोट-पोट रहा था। यह देखकर एक मित्र उछल पड़ा, पा गया, राजा को क्या बोलना है, पा गया। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी बताओ। उसने कहा, मैं बोलूँगा, घसते रहो घसा-घस, फिर दो पानी। तीन मित्रों की समस्या तो सुलझ गई। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में आ जा रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, राजा को क्या भूलना है, मैंने भी पा लिया। मैं कहूँगा, बड़ा रास्ता छोटी गली। जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में जा पहुंचे। एक सज्जन से उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया, ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में गड़बड़ा ना जाए। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार करके उनकी बातें एक कागज पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर प्रसन्न थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, पर तब भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा तो मुश्किल में पड़ गए। उनकी लिखी बातें राजा के समझ में नहीं आ रहीं। उन्हें भय हुआ कि कहीं राजा उन्हें पढ़कर उनका अर्थ समझाने के लिए ना कह दें। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भूल भी चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने उस कागज में उन्हीं की कही बातें लिखी होंगी, ये कौन पक्का करता। डर के मारे चारों के चारों 9 तो 11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जाग उठा। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हज्जाम और एक नायब को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हज्जाम को कहा कि कल तुम राजा की हजामत करने के लिए जाओगे तो उस तरह से उनका गला काट देना। लालच में पड़कर हज्जाम राजी हो गया, लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा कि यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हो पाया तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा, और नाई ने सारा भेद खोल दिया तो वह राजा उसे गिरफ्तार करवा देगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल और उसकी सुरक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था, उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए निकाल लेगा। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन चार मित्रों के दिए गए कागजों में लिखी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे।
हठात उसके मुख से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश तय है। दोनों सेंध मारना छोड़ चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी, बैठ गया धपाधप। मंत्री और नायब ने सोचा, लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। डर से उनकी हालत पतली हो गई। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने को आया, तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में व्यस्त था। योजना अनुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उस स्त्री को धाड़ देने लगा। हठात राजा बोल उठा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा, राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए जब वह राजा के मुख पर पानी लगाने लगा, तभी राजा बोल उठे, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय ना जानकर वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भांडा फोड़ दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तब राजा के मुख से हठात निकल गया, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर नायब ने सोचा कि यह तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कह रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देर किए वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा तो भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटने से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा, यह तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उसके प्राण बच गए हैं। कोषागार लुटने से भी बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने आदमी भेजे ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सकें। लेकिन चारों मित्र राजा की उस भंगिमा को देखकर इतने डर गए थे कि वे भागकर कहाँ चले गए, किसी को उनकी कोई खबर नहीं लगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।